क्या आप जानते हैं कि इस पूरे अनंत और असीम ब्रह्मांड का एक ऐसा रहस्यमयी केंद्र भी मौजूद है जहां से हर एक चमकते हुए तारे, हर एक विशाल गैलेक्सी और खुद वक्त की रफ्तार को कंट्रोल किया जाता है। आज हम जिस जादुई, अकल्पनीय और हैरत अंगेज दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं, वह कोई आम दुनिया नहीं है। हम बात कर रहे हैं ईटरनिया की, एक ऐसा अनोखा और अचरज से भरा ग्रह जहां एक तरफ प्राचीन जादुई मंत्रों की गूंज सुनाई देती है, तो दूसरी तरफ ऐसी एडवांस और भविष्य की टेक्नोलॉजी काम करती है जो आम इंसानी सोच और विज्ञान के दायरों से कोसों परे है। लेकिन इस पूरे खूबसूरत ग्रह की किस्मत और इसका वजूद टिका है एक बेहद डरावने, इंसानी खोपड़ी की शक्ल वाले प्राचीन और रहस्यमयी किले पर, जिसे हम सब कैसल ग्रेस्कल के नाम से जानते हैं। सदियों से इस रहस्यमयी किले के अंधेरे और जादुई कमरों के अंदर ब्रह्मांड की सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे विनाशकारी शक्तियां बंद हैं। इन शक्तियों में इतनी ताकत है कि ये एक झटके में पूरे ब्रह्मांड को नया जीवन दे सकती हैं, और अगर ये किसी गलत हाथ में चली जाएं तो पूरे अस्तित्व को हमेशा के लिए राख कर सकती हैं। और इन असीमित शक्तियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी, इस पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा का भार एक ऐसे इंसान के मजबूत और फौलादी कंधों पर सौंपा गया है जिसे पूरी दुनिया हीमैन के नाम से जानती है। हीमैन, जिसके नाम मात्र से ही इटर्निया के बड़े बड़े दानव और विलेन्स थर-थर कांपने लगते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ही मैन का असली सच क्या है? आम दिनों में जब दुनिया में शांति होती है, वो इटर्निया का एक बेहद सीधा साधा, थोड़ा शांत, शर्मीला और हर काम में सुस्त रहने वाला राजकुमार है जिसका नाम है प्रिंस एडम। राजमहल में खुद उसके पिता राजा रैंडर, उसकी मां रानी मार्लेना या किसी भी बड़े दरबारी को यह दूर दूर तक अंदाजा तक नहीं है कि उनका यह सीधा साधा, डरपोक दिखने वाला बेटा असल में कितना बड़ा राज छुपाए बैठा है। किसी को नहीं पता कि जब भी इटर्निया पर कोई बड़ी मुसीबत आती है, जब भी अंधेरा इस दुनिया को शॉल निगलने की कोशिश करता है, तो यही सीधा साधा दिखने वाला प्रिंस एडम राजमहल की नजरों से छुपकर अपनी जादुई पावर सोर्ड को हवा में लहराता है और फिर आसमान से गिरती हुई कड़कड़ाती और चीरती हुई बिजलियों के बीच अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल आई हैव द पावर। और इन जादुई शब्दों के गूंजते ही आसमान से एक दिव्य रोशनी गिरती है और जन्म होता है इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली इंसान का, यानी हमारे चहेते ही मान का। ही मान के आते ही उसका डरपोक पालतू शेर भी एक खूंखार बैटल कैट में बदल जाता है और फिर शुरू होती है इंसाफ की जंग। लेकिन दोस्तों, इस बार जो खतरा इटर्निया की धरती पर मंडरा रहा था, वह किसी मामूली डाकू, किसी बाहरी एलियन प्रजाति या छोटे मोटे विलेन का नहीं था। इस बार खुद साक्षात मौत का साया, एक ऐसा खौफनाक और भयानक अंधेरा पूरे इटर्निया को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा निगलने आ रहा था, जिसने अच्छाई के वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। इटर्निया के सबसे घने, सबसे ठंडे और सबसे डरावने अंधेरों में स्नेक माउंटेन की हड्डियों से बनी खौफनाक गुफाओं के भीतर रहता है ही मान का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे खूंखार दुश्मन, जिसका नाम है स्केलेटर। स्केलेटर एक ऐसा भयानक और डरावना जादूगर विलेन है जिसका चेहरा कोई इंसानी चेहरा नहीं है, बल्कि साक्षात एक जलती हुई, सूखी, पीली खोपड़ी जैसा दिखाई देता है। उसकी आंखों की जगह सिर्फ लाल अंगारे चमकते हैं। स्केलेटर सालों से ही मान से मात खाता आ रहा था। उसने जितने भी प्लान बनाए, जितनी बार भी अपनी सेना लेकर राजमहल या कैसल ग्रेस्कल पर चढ़ाई की, हर बार ही मैन की ताकत और उसकी जादुई तलवार के सामने स्केलेटर का प्लान बुरी तरह नाकाम हो जाता था और उसे दुम दबाकर वापस भागना पड़ता था। लेकिन इस बार स्केलेटर ने हार मानकर बैठने के बजाय अपनी पूरी जिंदगी की सबसे खौफनाक, सबसे शातिर और सबसे खतरनाक चाल चली, जिसके बारे में उसने अपने काले इतिहास में पहले कभी नहीं सोचा था। वह अब अच्छी तरह समझ चुका था कि ही माइन को सामने की सीधी लड़ाई में हराना उसके सामने तलवार से लड़ना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि ही मान की शारीरिक ताकत असीमित है। इसीलिए स्केलेटर ने अपनी रणनीति बदली।
उसने सीधे ही मान पर वार करने के बजाय उस चीज पर हमला करने का फैसला किया जहां से ही मान और पूरे ईटर्निया को शक्ति मिलती है। वह चुपके से अपने सबसे वफादार और खतरनाक साथियों की फौज लेकर सीधे कैसल ग्रेस्कल के उस सबसे पवित्र और गुप्त कमरे में घुस जाता है जहां जादुई ओर्ब रखा हुआ है। जी हां दोस्तों, यह वही जादुई ओर्ब है जहां से पूरे ब्रह्मांड के जादू का जन्म होता है, जहां सारी पवित्र शक्तियां एक जगह इकट्ठा रहती हैं और पूरे ग्रह को जीवन देती हैं। जैसे ही स्केलेटर का कदम उस पवित्र जमीन पर पड़ता है, पूरा कैसल ग्रेस्कल एक भयानक भूकंप की तरह थरथरा उठता है। किले की दीवारें कांपने लगती हैं और आसमान का रंग खून की तरह लाल हो जाता है। किले की अमर रक्षक और जादू की देवी सॉर्सरेस को तुरंत इस बात का एहसास हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। वो देखती है कि स्केलेटर जादुई ऑर्ब के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। सॉर्सरेस बिना एक पल गंवाए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके ही मान और उसके बाकी साथियों को खतरे का एक बहुत ही गंभीर संदेश भेजती है। संदेश मिलते ही राजमहल में हड़कंप मच जाता है। ही मान अपनी सबसे वफादार और बहादुर कमांडर टीला अपने गुरु और हथियारों के उस्ताद मैन, 8 आर्म्स डंकन और अपने छोटे नटखट जादूगर दोस्त ओर्को के साथ बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए सीधे कैसल ग्रेस्कल की तरफ दौड़ पड़ता है। जब ही मैन और उसकी टीम हाफते हुए किले के भीतर पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। स्केलेटर के खूंखार दानव पूरे किले में फैल चुके थे और हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। इसके बाद ग्रेस्कल के उन प्राचीन और पवित्र कमरों के भीतर एक ऐसा भयानक ऐतिहासिक और खूनी युद्ध शुरू होता है जिसकी कल्पना आज तक ईटर्निया के इतिहास में किसी ने नहीं की थी। दोनों तरफ से हथियारों की खनक, तलवारों की आपसी टक्कर और आधुनिक लेजर गन्स की नीली लाल रोशनी से पूरा अंधेरा कमरा बार बार चमक उठता है। ही मैन अपनी तलवार से स्केलेटर के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट रहा था। टीला अपने चाबुक और ढाल से दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही थी और डंकन अपनी भारी भरकम गन से दुश्मनों पर गोलियों की बौछार कर रहा था। लेकिन इस बार स्केलेटर पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखों में इस बार डर नहीं बल्कि सत्ता की एक पागल कर देने वाली भूख साफ दिखाई दे रही थी। लड़ाई जब अपने चरम पर पहुंचती है तो स्केलेटर अपनी सारी बची कुची काली जादुई ताकतों को समेटता है और अपनी भे की खोपड़ी वाली जादुई छड़ी को हवा में घुमाते हुए उस मुख्य जादुई ओर्ब पर एक बहुत ही जबरदस्त और जानलेवा वार कर देता है। स्केलेटर का यह वार इतना तगड़ा होता है कि उस पवित्र ओर्ब की सुरक्षा ढाल तड़क कर टूट जाती है। ओर्ब का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और देखते ही देखते उस ओर्ब में से एक ऐसी विनाशकारी, बेकाबू और नीली रंग की भयानक ऊर्जा की लपटें निकलने लगती हैं जो सिर्फ कैसल ग्रेस्कल को ही नहीं बल्कि अगर उसे न रोका गया तो पूरे ईटर्निया ग्रह और उसके आसपास के पूरे ब्रह्मांड को एक ही झटके में जलाकर राख कर सकती थी। वहां खड़ी सॉर्सरेस दर्द और डर से चीख पड़ती है, रुक जाओ स्केलेटर, ये तुम क्या कर रहे हो? ये पागलपन बंद करो, ये शक्ति बेकाबू हो चुकी है, ये हम सबको और पूरे ब्रह्मांड को हमेशा के लिए मिटा देगी। लेकिन स्केलेटर तो पागल हो चुका था। वो हंसते हुए कहता है कि अगर ये शक्ति मेरी नहीं हो सकती तो ये दुनिया भी जिंदा नहीं रहेगी। ही मैन इस भयानक मंजर को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि अब बातचीत करने का, कोई नया प्लान बनाने का या सोचने का समय पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ब्रह्मांड का अंत बिल्कुल करीब था। अपनी प्यारी दुनिया, अपने माता पिता और इस पूरे अस्तित्व को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वह रास्ता बेहद आत्मघाती था जिसमें मौत पक्की थी। ही मान एक पल के लिए रुकता है। वह पीछे मुड़कर अपनी सबसे अच्छी दोस्त और कमांडर टीला की तरफ देखता है। वह अपनी जिंदगी में आखिरी बार अपने चेहरे पर वो जानी पहचानी, प्यारी और तसल्ली देने वाली मुस्कान लाता है जिसे देखकर टीला का दिल बैठ जाता है। टीला चिल्लाती है, नहीं ही मैन, ऐसा मत करना। लेकिन ही मान बिना डरे अपनी पूरी जादुई तलवार को दोनों हाथों से पकड़ता है और उस फटते हुए बेकाबू जादुई ओर्ब के ठीक बीच में डाल देता है
ताकि अपने शरीर की ताकत से उस विनाशकारी ऊर्जा को सोख सके और धमाके को रोक सके। तभी एक ऐसा अंधा कर देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला महा धमाका होता है जिससे पूरा ईटर्निया ग्रह अपनी धुरी से हिल जाता है। हर तरफ सिर्फ सफेद रोशनी फैल जाती है और कुछ सुनाई नहीं देता। और जब कुछ समय बाद वहां से धूल, धुआं और वो जादुई रोशनी धीरे धीरे हटती है, तो वहां का खौफनाक नजारा देखकर टीला, डंकन और ओरको के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां ना तो वो पवित्र जादुई ओर्ब बचा था, न वहां स्केलेटर का कोई नामो निशान था, और सबसे बड़ा, सबसे जानलेवा झटका तो यह था कि वहां सबका चहेता, सबका रक्षक, इस ब्रह्मांड की उम्मीद ही मान भी नहीं था। वह इस दुनिया को बचाते बचाते, उस बेकाबू ऊर्जा को अपने अंदर समाते समाते खुद भाप बनकर हवा में उड़ चुका था। उसने पूरी दुनिया के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ही मान के इस दुनिया से जाते ही पूरे ईटरनिया पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस महा धमाके के साथ ही पूरे ग्रह से सारा जादू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जो नदियां कभी जादुई पानी से कल कल बहती थीं, वो पूरी तरह सूख जाती हैं। आसमान में उड़ने वाले जादुई जीव कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगते हैं और देखते ही देखते पूरी हरी भरी दुनिया एक बंजर, सूखे और बेरंग रेगिस्तान में बदल जाती है। लेकिन असली बर्बादी तो तब शुरू होती है जब ही मान की मौत के बाद राजमहल में एक ऐसा कड़वा सच सामने आता है जो बचे कुचे रिश्तों को भी बिखेर कर रख देता है। प्रिंस एडम के माता पिता यानी राजा और रानी को आज जाकर पता चलता है कि उनका वही बेटा जिसे वो हमेशा कमजोर, सीधा और डरपोक समझते थे, वही असल में ही मैन था और उसने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस सदमे से राजा रानी पूरी तरह टूट जाते हैं और राजमहल में मातम छा जाता है। पर इस पूरी तबाही में सबसे गहरा और कभी न भरने वाला जख्म लगता है टीला के दिल पर। टीला, जो बचपन से प्रिंस एडम की सबसे पक्की दोस्त थी और हर मुश्किल घड़ी में साय की तरह उसकी रक्षा करती थी, उसे आज जाकर पता चला कि एडम ने अपनी इतनी बड़ी पहचान, इतना बड़ा राज अपनी सबसे अजीज दोस्त से हमेशा छुपा कर रखा। टीला को अंदर से महसूस होता है कि उसकी पूरी जिंदगी, उसकी वफादारी और उसकी दोस्ती सब एक बहुत बड़े झूठ पर टिकी थी। गहरे गुस्से, दुख और धोखे के एहसास में डूबी टीला हमेशा के लिए उस राजमहल को छोड़ देती है। वह राजा के प्रति अपनी वफादारी की कसम को तोड़ देती है और ईटर्निया की रॉयल आर्मी से हमेशा के लिए इस्तीफा दे देती है। वह एक बंजारों की तरह दुनिया के एकांत और अंधेरे रास्तों में भटकने लगती है। इस तरह कहानी में कई साल बीत जाते हैं। ईटर्निया अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जहां बचे कुछ लोग पानी की बूंद बूंद और पुरानी टेक्नोलॉजी के बेकार टुकड़ों के लिए एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। टीला अब अपनी नई साथी एंड्रा के साथ मिलकर जंगलों और खंडहरों में कीमती सामान ढूंढने और चोरी छिपे जिंदा रहने का काम करती है। तभी एक दिन अचानक टीला की मुलाकात बूढ़ी, कमजोर और अपनी शक्तियां खो चुकी जादूगरनी सॉर्सरेस और अपने पुराने गुरु डंकन से होती है। वे दोनों टीला को एक ऐसा छुपा हुआ राज बताते हैं जिसे सुनकर टीला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जादूगरनी हाफते हुए कहती है कि टीला, ही मान की मौत के बाद ईटर्निया का जादू पूरी तरह हमेशा के लिए नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि उस भयानक धमाके के बाद जादुई तलवार के दो टुकड़े हो गए थे और वो दोनों टुकड़े इस ब्रह्मांड के दो बिल्कुल अलग और विपरीत कोनों में जा गिरे हैं। तलवार का एक टुकड़ा स्वर्ग में है और दूसरा टुकड़ा नर्क में छिपा है। जादूगरनी उसे चेतावनी देती है कि अगर हमने जल्द ही उन दोनों टुकड़ों को ढूंढकर उस जादुई तलवार को दोबारा नहीं जोड़ा तो ये बचा कुचा ब्रह्मांड भी हमेशा के लिए मिट जाएगा और इतिहास से ईटर्निया का नामो निशान खत्म हो जाएगा और इस पूरी दुनिया में उन टुकड़ों को सिर्फ और सिर्फ तुम ही ढूंढ सकती हो टीला। टीला का दिल भले ही बुरी तरह टूटा हुआ था और वह आज भी एडम से बेहद नफरत कर रही थी, लेकिन मासूम लोगों को तड़पते और मरते हुए देखकर वह न चाहते हुए भी इस आखिरी और ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक मिशन पर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने साथ कुछ पुराने दुश्मनों और दोस्तों की एक छोटी सी टीम बनाती है और निकल पड़ती है उस सफर पर जहां से जिंदा वापस आना नामुमकिन था। उनकी टीम सबसे पहले पहुंचती है सबटर्निया के डरावने और खौफनाक रास्तों पर, जिसे ईटर्निया का असली और जीता जागता नर्क कहा जाता है। वहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खौफनाक परछाइयां
रोने की चीखें और डर के क्रूर देवता का साम्राज्य था। उस नर्क के घने अंधेरे के भीतर टीला का सामना उसके अपने खुद के सबसे गहरे डरों और पुरानी यादों से होता है। यहाँ तक कि उसके सामने खुद ही मैन का एक डरावना साया आकर उसे